हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका वीसी सर। आज से हम लोग क्लास 11th का फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज हमारी पहली क्लास है फिजिक्स की। पहली क्लास के नाते आज कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा आपके इस ऑनलाइन क्लास से रिलेटेड। देखिए, फिजिक्स के लिए सबसे पहले तो आप एक कॉपी बनाएंगे और कॉपी आपकी मोटी होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की कॉपी होनी चाहिए। नोटबुक आपकी जिसमें मैं जो पढ़ाऊंगा बोर्ड पे उसको आप नोट करेंगे, नोट्स बनाएंगे। उसका सामने रख के मोबाइल या डेस्कटॉप या लैपटॉप जिस पे भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ से स्क्रीन पर से आप नोट्स बनाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे आप अब तक क्लासरूम में पढ़ते टाइम टीचर का बोर्ड पे लिखा हुआ कंटेंट देखकर अपनी कॉपी में जैसे लिखते थे, वैसे ही इस समय भी आप नोट्स बनाएंगे। आपको ऐसा कतई नहीं सोचना है कि चूँकि मेरे मोबाइल में वीडियो पड़ा हुआ है तो हम तो कभी भी इसको देख लेंगे, ऐसा नहीं सोचेंगे आप। और आप नोट्स बनाएंगे, तभी आपको पढ़ाई अच्छे से समझ में आएगी। तो पहली बात तो ये कि आपको एक नोटबुक लेना है, कॉपी लेना है, उसमें प्रॉपर नोट्स बनाना है। और दूसरी चीज ये कि हिंदी मीडियम के जरूर कुछ विद्यार्थी होंगे इस क्लास के लिए और कुछ विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम के भी होंगे। लेकिन हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों से खास करके मेरा ये कहना है कि आपको बोर्ड पे इंग्लिश में चीज़ें बताई जाएंगी, इसको देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि आप पहले विद्यार्थी नहीं हैं जो 10th तक हिंदी माध्यम में पढ़ने के बाद 11th में आप IIT की तैयारी करते समय इंग्लिश में लिख रहे हैं। 15 सालों का लंबा अनुभव है मेरा और पटना में पिछले 10 सालों से मैं पढ़ा रहा हूं। इस लिहाज से मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि हिंदी माध्यम के बच्चों को क्या परेशानी आ सकती है और वो परेशानी आपको नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। जब भी इंग्लिश का कोई टर्म बोर्ड पे ऐसा आएगा, कोई पद ऐसा आएगा जिसका हिंदी आपने पहले से सुन रखा है, जिसको हिंदी में आप जानते हैं, तो उसकी हिंदी में बोर्ड पे ही लिख दिया करूंगा। इसमें इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चों को, जो अब तक इंग्लिश मीडियम पढ़ते रहे हैं, उनका टाइम तो कोई नुकसान होगा नहीं, क्योंकि मैं बोर्ड पे लिखूंगा। वो जब तक नोट बनाएंगे मैं एरो लगा के उस वर्ड के ऊपर, उस पर्टिकुलर वर्ड पे उसकी हिंदी लिख दूंगा। लेकिन हिंदी माध्यम के बच्चों को उससे लाभ हो जाएगा कि उनको लगेगा वो रिलेट कर पाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं कि मान लीजिए एक टर्म आया एक्सीलरेशन, तो हिंदी मीडियम वालों ने उसको त्वरण पढ़ रखा है, तो मैं एक्सीलरेशन लिखने के साथ ही जैसे मैं एक्सीलरेशन लिखूंगा एरो लगा के मैं त्वरण लिख दूंगा, तो आप रिलेट कर पाएंगे कि ये टर्म, इंग्लिश वाले तो एक्सीलरेशन ही समझ जाएंगे, हिंदी वाले त्वरण से समझेंगे। और बाकी आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, उसको जीरो से, त्वरण क्या होता है उसका हम लोग ऑपरेशन कर डालेंगे, बिल्कुल जीरो से जानेंगे। लेकिन कोई टर्म अंग्रेजी में लिखा हुआ देख के आपको ये नहीं लगना चाहिए कि आपको इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी खरीदना पड़ेगा। इस तरह की चीज आपको नहीं सोचनी है, कदाचित नहीं सोचनी, बिल्कुल भी नहीं है, वो मेरी जिम्मेदारी है। इसके साथ ही अगर मान लीजिए यदि कोई ऐसा टर्म आता है
जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक टर्म आएगा आगे चल के, फिजिक्स में टर्म आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और पहले चैप्टर में भी एग्जाम्पल के तौर पे ये टर्म लूंगा मैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में लिखूंगा तो मैं इसकी हिंदी नहीं बताऊंगा। इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हिंदी होती है जड़त्व आघूर्ण, और ना ही आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया सुना है आज से पहले, और ना ही आपने जड़त्व आघूर्ण सुना है। यानी 10th क्लास तक आपने दोनों में से कुछ नहीं पढ़ा है। तो जब आपने सुना ही नहीं है तो फिर हिंदी जान के भी आपको कोई लाभ तो है नहीं, और कोई हिंदी सीखने के लिए तो हम फिजिक्स पढ़ नहीं रहे हैं। हमको समझ में आनी चाहिए चीज, और समझने की कोई भाषा होती नहीं है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपका उद्देश्य कॉन्सेप्ट को समझना है, और मेरा उद्देश्य कॉन्सेप्ट को समझाना है। भाषा उसका माध्यम है, भाषा उसमें बाधा नहीं बनेगी, वो जिम्मेदारी मेरी है। तो जो टर्म्स की हिंदी में नहीं बताऊंगा आपको, उनको अंग्रेजी में ही जानना है। जैसे प्रेशर आया तो मैं दाब बता दूंगा, लेकिन यदि मान लीजिए सिस्टम आया तो सिस्टम को मैं सिस्टम ही बोलूंगा। अब तक भी सिस्टम ही में ही ज्यादा आप कंफर्टेबल है। यद्यपि सिस्टम की शुद्ध हिंदी निकाय होती है, लेकिन निकाय जान के आपको कोई लाभ हुआ? जैसे मैंने सिस्टम बोला, और सिस्टम के बाद मैं बोलूं कि सिस्टम का मतलब होता है निकाय, तो निकाय सुन के क्या आपको कुछ ज्यादा समझ में आ गया? आप कहेंगे अरे सर सिस्टम ही अच्छा है। सिस्टम तो हर कोई जानता है कि अच्छा सिस्टम, खराब सिस्टम, सिस्टम बहुत अच्छा है। जैसे अर्थ सिस्टम, तो हिंदी होगी पृथ्वी निकाय। लेकिन क्या फायदा है सिस्टम को निकाय बोल के? तो वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आप इस भाव से पढ़ना शुरू करिए कि लैंग्वेज कहीं से भी कोई बाधा नहीं बनने जा रहा है आपके समझने में। और आगे अब हम ये जानेंगे कि क्लास 11th है तो दो चीजें मैंने बताई हैं। एक तो कि लैंग्वेज के बारे में टेंशन नहीं लेना है। जो टर्म की मैं हिंदी नहीं बताऊंगा, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को डिक्शनरी में उसकी हिंदी नहीं खोजना है। ये मान लेना है कि उसको इंग्लिश में ही उस टर्म को जानना होगा। याद रखना वो पद होगा कोई, वो नाम होगा कोई, जिसको इंग्लिश में ही याद रखना होगा। और किताब कौन सी आपको लेनी होगी, रेफरेंस बुक, वो मैं आज की क्लास में अभी नहीं बताऊंगा। वो 3-4 क्लास बाद में आपको बताऊंगा। रूट्स के स्टडी मटेरियल के अलावा आपके इस मोबाइल एप्लीकेशन पे सप्लीमेंट्री असाइनमेंट पहला जाएगा, अभी मैं उसके बारे में बताऊंगा। वो अपलोड कर दिया जाएगा। लेकिन उसके अलावा एक रेफरेंस बुक आपको लेना होगा, और वो बड़ी पॉपुलर बुक है, लेकिन अभी उस पर कोई टिप्पणी मैं नहीं करूंगा। अभी थोड़ा हम लोग पढ़ लेंगे और उसके बाद मैं उसका नाम लूंगा। उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, बस अपने कॉन्फिडेंस के लिए कि भाई ये किताब के सवाल मुझसे हल हो जाते हैं, मैं सॉल्व कर लेता हूँ इस किताब के क्वेश्चंस को। इस भावना को अपने अंदर जागृत रखने के लिए आपके पास वो किताब होनी चाहिए। बाकी कोई स्टडी मटेरियल आपको दुकान से परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ आपको रूट्स की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा, आपके कोचिंग संस्थान की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। क्लास 11th में फिजिक्स में मुख्यतः मेनली 3 यूनिट्स हम लोगों को पढ़ना है। पहला है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स को हिंदी में यांत्रिकी कहते हैं, लेकिन यांत्रिकी जान के भी आपको कोई एक्स्ट्रा जानकारी नहीं मिली। ये टर्म है, ये एक पद है जो एक यूनिट है। पूरा सिलेबस 11th क्लास का 3 यूनिट्स में बटा हुआ है, और यही यूनिट 11th का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा यूनिट है। यदि हम बात करें आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, जो आप 2021 में देंगे, तो उसमें लगभग 25% क्वेश्चन पेपर
यानी पूरे क्वेश्चन पेपर का 1/4 इसी एक यूनिट से रहता है। अगला यूनिट है आपका हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो ऊष्मा और ऊष्मागतिकी, लेकिन ये जान के भी कोई हिंदी जान के कोई एक्स्ट्रा जानकारी नहीं मिली। ये यूनिट्स हैं जो अभी हम पढ़ने नहीं जा रहे हैं, लेकिन एक खाका है, एक स्ट्रक्चर है कि 11th क्लास में हमको कौन कौन से यूनिट्स पढ़ने हैं। तीसरा यूनिट है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति, और वेव्स। वेव जरूर आपने सुना है, तरंग या तरंगें, वेव्स। तो ये 3 मुख्य यूनिट्स हैं। पूरे आपके 2021 में आने वाले कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन पेपर का 25% ये, 10% ये और 10% ये होता है। यानी 11th क्लास से पेपर लगभग 45% रहता है। क्वेश्चन पेपर क्लास 11 से रहता है और लगभग 55% क्वेश्चन पेपर क्लास 12 से रहता है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं। इन 3 यूनिट्स में सबसे बड़ा यूनिट ये है और ये दोनों यूनिट्स बराबर हैं। इनके अलावा एक छोटा यूनिट है फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड का मतलब द्रव होता है, पदार्थ की वह अवस्था जो बह सकती है। द मैटर विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। आपको पता है पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो लिक्विड एंड गैस, ये 2 अवस्थाएं किसी मैटर की क्या कहलाती हैं? फ्लूइड कहलाती हैं, क्योंकि लिक्विड और गैस दोनों ही क्या कर सकते हैं? फ्लो कर सकते हैं। तो द मैटर विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। तो द्रव यांत्रिकी, यानी इसी से मिलता जुलता ये यूनिट है और ये बड़ा छोटा सा यूनिट है। मतलब इसको पढ़ने में हार्डली 4 से 5 लेक्चर्स लगते हैं, 4 से 5 क्लास लगते हैं। ये हर साल पेपर में तो नहीं आता है, लेकिन ज्यादा कदा पेपर में आ जाता है। तो ये भी मान के आता है तो 1 से 2 क्वेश्चन इसमें हो सकते हैं। हार्डली मने मान के चलिए कि अप टू मने तक, अप टू 5% तक ये क्वेश्चन पेपर में हो सकता है। कुल मिला के क्लास 11 से जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर रहेगा वो 40% से 50% तक हो सकता है। पिछले सालों का ये ट्रेंड है कि ये 40 से 45 के बीच में रहता है। ये अप टू 25% यानी लगभग 25% तक, ये लगभग 10% तक, लगभग 10% तक, लगभग 5% तक। सारा जोड़ेंगे तो ये 50 होता है, लेकिन किसी में थोड़ा कम, किसी से थोड़ा ज़्यादा करके ऐसे 40 से 50% यानी 45% मानिए ऑन एन एवरेज आता है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 12th क्लास से क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन बावजूद उसके क्लास 11 का सिलेबस ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
वो इसलिए क्योंकि यह वो क्लास है जब आपका बेस बनता है, जब आप तैयारी शुरू कर रहे हैं और यहीं से नींव बननी तैयार होगी, नींव बननी शुरू होगी। तो नींव यदि आपकी मजबूत रहेगी तो ही इमारत, उस पर मजबूत इमारत, ऊंची इमारत खड़ी हो सकती है। इसलिए आप क्लास 11th को ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हो। जिसका क्लास 11th अच्छा रहता है वही आगे चीज़ों को ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ पाता है। उदाहरण के लिए बताऊं, ये मैकेनिक्स जो यूनिट आप देख रहे हैं, ये सबसे बड़ा यूनिट है। इसको काफ़ी मतलब मान के चलिए, यदि आप क्लास 11th का सिलेबस 10 महीने तक हम लोग पढ़ते हैं तो क्लास 11th में 10 में से 5 महीना या उससे थोड़ा ज़्यादा हमको इस यूनिट के साथ रहना है, और बाकी के 4.5-5 महीने में ये हमको 2 यूनिट्स पढ़नी है। ये सबसे छोटा यूनिट है, ये मात्र 4 से 5 लेक्चर्स का एक चैप्टर भर है, फ्लूइड मैकेनिक्स। तो इस तरह से पूरी रूपरेखा है आपके क्लास 11th के फिजिक्स की, इसको आप नोट कर लेंगे। यदि नोट आप न कर पाए अभी पढ़ते समय तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या बाद में वीडियो को से आप वापस से प्ले करके आप उसको लिख सकते हैं, पॉज करके वीडियो को। तो ये रहा फिजिक्स आपका जो क्लास 11th में आपको पढ़ना है। लेकिन क्लास 11th का फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले आपको मैथमेटिक्स की कुछ बेसिक बातों का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। गणित फिजिक्स की भाषा है, गणित फिजिक्स की भाषा है। जैसे आटा जब हम गूंथते हैं तो पानी के साथ आटा गूंथते हैं, तो क्या बिना पानी के या बिना द्रव के, बिना लिक्विड के हम आटा को गूंथ सकते हैं? क्या नहीं गूंथ सकते। उसी तरह फिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैथमेटिक्स के द्वारा गूंथे गए हैं। मैथमेटिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बिना हम अपने फिजिक्स यानी अपने पहले यूनिट की पहली लाइन भी नहीं पढ़ सकते। जैसे मैं पहली लाइन बोलूं, पोजीशन। जब मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे हम तो पहला हमारा टर्म होगा पोजीशन। तो पोजीशन जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब हमको तो वेक्टर ही नहीं पता है, क्योंकि ये तो गणित की बात है। तो गणित की कुछ आधारभूत बातों को जाने बिना हम फिजिक्स स्टार्ट ही नहीं कर सकते। और गणित की वो सारी आधारभूत बातें आपको मैं पढ़ाऊंगा। फिजिक्स पढ़ने से पहले, ये क्लास 11th का फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स बोल के एक यूनिट पढ़ेंगे और बहुत विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। उसमें उस यूनिट में 3 चैप्टर्स होंगे, अभी जानेंगे हम लोग कौन कौन से। जैसे हमने फिजिक्स के बारे में जाना, उसको उन चैप्टर्स को हम लोग इतना विस्तार से पढ़ेंगे, इतना डिटेल्ड तरीके से पढ़ेंगे, इतना अच्छी तरह पढ़ेंगे कि हमको थ्रू आउट 2 years ऑफ आवर प्रिपरेशन इन क्लास 11th एंड इन क्लास 12th जो भी गणित का कोई छोटा से बड़ा कॉन्सेप्ट जो भी यूज होना है, वो सारा का सारा गणित का कॉन्सेप्ट हम एक साथ एक जगह पे शुरुआत में पढ़ेंगे। और वो पढ़ना इसलिए आवश्यक है क्योंकि वो जब तब बीच में उसका यूज आता रहेगा। तो हम फिजिक्स शुरू करें और बीच बीच में गणित आता जाएगा, हम अपने उससे हमको लीक से हटना पड़ेगा, फिजिक्स से निकल के फिर गणित की बात बतानी पड़ेगी, फिर वहां जाऊंगा, फिर गणित की कोई बात रहेगी, फिर आके इधर गणित आपको समझाना पड़ेगा। और ये वो गणित है जो आपने 10th तक नहीं पढ़ा है। ऐसा नहीं है कि हम ये मान रहे हैं कि गणित में आप कमजोर हैं, आपको मैथ्स नहीं आती है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, या
हमको ये लग रहा है कि आप भूल गए हैं गणित इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, नहीं, कतई नहीं। आपको जो यहां मैथ्स पढ़ाया जाने वाला है, ये मैथ्स मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में, जैसे फिजिक्स एक सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग वालों के लिए, वैसे ही मैथमेटिक्स भी एक सब्जेक्ट है। तो मैथ्स में वो तीनों ही चैप्टर्स आप क्लास 12th में पढ़ेंगे। तो हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि क्लास 12th तक इंतजार करें कि आप मैथ्स में पढ़ लेंगे तब हम फिजिक्स का क्लास 11th स्टार्ट करेंगे। और मैथ्स का टीचर आपको इसलिए बेसिक मैथमेटिक्स, फिजिक्स वाला मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा सकता क्योंकि मैथ्स के टीचर को यह मालूम नहीं कि फिजिक्स में कहां कहां पर मैथ्स के किन किन कॉन्सेप्ट्स का यूज है। तो मैथ्स के वो सारे कॉन्सेप्ट्स जो 11th और 12th क्लास की फिजिक्स में यूज होते हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट्स को फिजिक्स का टीचर ही जानता है। इसीलिए जब भी क्लास 11th का फिजिक्स स्टार्ट किया जाता है तो फिजिक्स के टीचर को ही बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता है कि पूरे फिजिक्स में कहां कहां पर मैथ्स की कौन कौन सी बातों का यूज है। तो उन बातों को एक साथ करके 3 चैप्टर्स का रूप दिया गया है और उन 3 चैप्टर्स को हम बेसिक मैथमेटिक्स बोल के पढ़ेंगे। तो बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स में 3 चैप्टर्स हम लोगों को मेनली पढ़ने हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैथ्स के वो सारे कॉन्सेप्ट्स जो फिजिक्स में 11th और 12th क्लास में यूज होते हैं, उनको हम बेसिक मैथमेटिक्स के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो जो कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा यूज होने हैं, जिनके बिना हमारा काम ही नहीं चलेगा, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यहाँ 3 चैप्टर्स के रूप में आपको पढ़ाया जाएगा। पहला चैप्टर होगा वेक्टर्स, जिसको हम हिंदी में सदिश बोलते हैं। अभी इसके बारे में विस्तार से बात होगी, यही हमारा पहला चैप्टर होगा। दूसरा चैप्टर है हमारा रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज। और तीसरा चैप्टर हमारा होगा इंटीग्रेशन। अब ये जो दोनों चैप्टर्स हैं, ये मैथ्स में, मैथमेटिक्स जैसे फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, वैसे इंजीनियरिंग वालों के लिए मैथ्स भी एक सब्जेक्ट है। और मैथ्स में क्लास 12th में वेक्टर एंड 3D एक यूनिट होता है। जैसे मैंने आपको क्लास 11th के फिजिक्स के 4 यूनिट्स बताए, उसी तरह से मैथमेटिक्स में क्लास 12th में एक यूनिट होता है वेक्टर एंड 3D। उसमें से 3D आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन वेक्टर्स को यहां पढ़ना है। और वेक्टर्स के उन कॉन्सेप्ट्स को ही सिर्फ पढ़ना है जो फिजिक्स में यूज होने हैं, क्लास 11th और 12th के फिजिक्स में यूज होने हैं। रेट ऑफ चेंज, गणित की भाषा में इसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं, और ये इंटीग्रेशन। तो ये दोनों ही चैप्टर्स मैथ्स के क्लास 12th का एक यूनिट होता है कैलकुलस। तो ये दोनों चैप्टर्स मैथ्स के कैलकुलस सेक्शन के हैं, और ये एक चैप्टर है वेक्टर एंड 3D का। ये मैंने मैथ्स की बात आपको इसलिए बताई कि अब जबकि आपने देखा, मैंने आपको बताया कि ये क्लास 12th में मैथमेटिक्स में ये चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं, तो हम क्लास 12th तक मैथ्स पढ़ने का तो इंतजार नहीं कर सकते, वो भी सिर्फ मैथ्स वाले ही ऐसा कर सकते हैं। फिजिक्स तो मेडिकल वालों को भी पढ़ना है। तो इसके लिए
फिजिक्स का ही टीचर आपको इन चैप्टर्स को फिजिक्स पढ़ाना शुरू करने से पहले पढ़ाता है, क्योंकि फिजिक्स के टीचर को पता है कि इन चैप्टर्स की कौन कौन सी बातें फिजिक्स में यूज होनी है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स फिजिक्स में यूज होने हैं। रेट ऑफ चेंज, परिवर्तन की दर, हिंदी में इसको अवकलन कहते हैं, और इंटीग्रेशन, हिंदी में इसको समाकलन कहते हैं। लेकिन आपको हिंदी लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, वेक्टर्स। हमारा पहला चैप्टर होगा क्या? वेक्टर्स। वेक्टर्स, कॉपी में आप पहला चैप्टर लिखेंगे कौन सा? वेक्टर्स। वेक्टर्स की हिंदी होती है सदिश। अब सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी क्या जानेंगे हम सबसे पहले? फिजिकल क्वांटिटी, जिसको भौतिक राशि कहते थे हिंदी में, हिंदी मीडियम वाले। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? क्वांटिटी मतलब सब जानते हैं, मात्रा, राशि, और फिजिकल मतलब भौतिक, फिजिक्स की। तो फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं? वह क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम माप सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वह कौन सी क्वांटिटी है जिसको हम माप नहीं सकते, वो भी मैं बताऊंगा आपको। लेकिन पहले इसकी डेफिनेशन जानते हैं। द क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड is called physical quantity। वह राशि जिसको हम माप सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। उदाहरण से आपको ज्यादा समझ में आएगी बात। उदाहरण के लिए लंबाई, जिसको अंग्रेजी में लेंथ कहते हैं, स्पीड, डिस्टेंस, कवर्ड, तय की गई दूरी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज, मोमेंटम, मोमेंटम मतलब संवेग, प्रेशर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एटसेट्रा। एटसेट्रा माने इत्यादि। लेंथ, लंबाई, 4 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, 5 किलोमीटर, 5 सेंटीमीटर, 15 इंच, इस तरह से आप लंबाई मापते हैं। स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 मीटर प्रति सेकंड, इस तरह से स्पीड आपने सुन रखा है। डिस्टेंस कवर्ड, तय की गई दूरी। कोई आदमी 5 किलोमीटर गया, 10 किलोमीटर गया, तो तय की गई दूरी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। वेलोसिटी फिजिकल क्वांटिटी है, जिसको हम वेग कहते हैं। स्पीड को हम चाल कहते हैं हिंदी में। एक्सीलरेशन को हम त्वरण कहते हैं हिंदी में।
फोर्स यानी बल, इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा, चार्ज आवेश, प्रेशर, दाब, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हिंदी में आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आपने ये सुन नहीं रखा है। इसकी हिंदी जान के कोई फायदा नहीं है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण, लेकिन क्या फायदा हुआ। और ये हिंदी वाली बातें जो मैं बोल रहा हूं ना, ये शुरुआत में ही मुझे बोलना पड़ रहा है, शुरू के 2-4 क्लास में ही बोलना पड़ रहा है। बाद में आप यूज्ड टू हो जाएंगे, बाद में आपको आदत पड़ जाएगी कि मैं कैसे पढ़ाता हूं, आपको बात समझ में आ जाएगी और आपको ये सब मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं फटाफट लिखते जाऊंगा और आप जो है नोट करते जाएंगे। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज हुई जिनको हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। आइए अब जरा ये जानते हैं कि कौन सी वो क्वांटिटीज हैं जिनको हम माप नहीं सकते हैं। ये तो वो क्वांटिटीज हुई जो फिजिक्स में यूज होनी है, जिनसे फिजिक्स बना है, इन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है पूरे फिजिक्स में थ्रू आउट 2 ईयर्स, 11th और 12th 2 साल एटसेट्रा लिखा गया। इस तरह की तमाम बातें आएंगी, तमाम ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी जिनका नाम भी आपने 10th क्लास तक नहीं सुन रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क, ऐसी तमाम फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी जिनका नाम आपने अभी तक नहीं सुना है। यही सब तो है कि 11th और 12th में सिलेबस वास्ट है, ज्यादा चीजें पढ़नी है तो ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी। लेकिन जरा ये जाने कि कौन सी वो क्वांटिटीज हैं जिनको हम माप नहीं सकते हैं। तो मैं कहूं आपसे कि लव माने सब जानते हैं, प्यार, प्रेम। आई लव माई कंट्री। तो कोई ज्यादा प्रेम करता है देश को, कोई कम करता है, कोई देश के बारे में सोचता भी नहीं है। उसको सिर्फ अपने से मतलब होता है तो वो देश के बारे में नहीं सोचता है। कुछ हैं जो देश के लिए ही सब कुछ करते हैं, कुछ हैं जो देश को भी ध्यान में रखते हैं, खुद को भी ध्यान में रखते हैं। मतलब लव को आप कह सकते हैं कि उसकी क्वांटिटी होती है और बेशक होती है। आई लव माई कंट्री वेरी मच, तो हमने कह दिया वेरी मच, यानी मैं बहुत ज्यादा प्रेम करता हूं अपने देश से। पेन मतलब होता है, सब जानते हैं, दर्द। तो कोई कहे कि मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है, जैसे डॉक्टर पूछता है, कोई गया कि डॉक्टर साहब पेट में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर पूछता है कि कैसा दर्द हो रहा है, हल्का दर्द हो रहा है या बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो वो कहता है बहुत तेज दर्द हो रहा है। ऐसा तो नहीं कहता है कि मुझे 5 किलो दर्द हो रहा है या 15 मीटर दर्द हो रहा है या कोई और यूनिट। आपको तो पता है कि ये मीटर, किलो, ये यूनिट है, ये मात्रक है। तो उस तरह क्या दर्द के लिए भी कोई ऐसा मात्रक बना है क्या कि जिससे हम उसको माप सकते हैं, बोल सकते हैं उसके पद में? तो जवाब है नहीं बना। इस पूछे आपसे कि फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको हम माप सकते हैं उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो वो आदमी आपसे पूछ सकता है कि क्या ऐसी भी कोई क्वांटिटी होती है क्या जिसको आप माप नहीं सकते? ये बड़ा जेन्युइन सा एक डाउट हो सकता है सामने वाले का। तो अब आप इस डाउट का जवाब देने में सक्षम हो चुके हैं कि भाई आप कहेंगे बिल्कुल होता है, हैप्पीनेस होता है, पेन होता है, लव होता है, अफेक्शन होता है। अफेक्शन माने लगाव, किसी को किसी चीज़ से ज़्यादा लगाव होता है, किसी को कम लगाव होता है। जैसे आपको अपने कॉपी से, जो नोटबुक आप लिख रहे हैं उससे ज़्यादा लगाव रहेगा, और पेन जिससे आप लिख रहे हैं उससे कम लगाव रहेगा, क्योंकि पेन तो आप खरीद सकते हैं लेकिन अपना लिखा हुआ खुद से कहाँ से खरीदेंगे? तो
लेकिन आपको कितना लगाव है कॉपी से और कितना लगाव है पेन से, इसको आप मेजर नहीं कर सकते। तो लगाव ऐसी क्वांटिटी हुई जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। अब आइए जानते हैं कि जब हम मेजरमेंट की बात कर रहे हैं तो किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट कैसे किया जाता है। अब हम जानेंगे कि कोई फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी is expressed as NU। पहले एग्जाम्पल जान लेते हैं, तब हम लोग N और U खुद ही समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए ये पेन है, पेन को मैंने मेजर किया एक स्केल से और इसकी लेंथ आती है 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। सो दिस 8 इज N एंड सेंटीमीटर इज U। यानी 8 है न्यूमेरिक वैल्यू और सेंटीमीटर है यूनिट। यानी हियर N स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिक वैल्यू। N का प्रयोग हो रहा है न्यूमेरिक वैल्यू दर्शाने के लिए और U हो रहा है किसके लिए, यूनिट के लिए। यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जब आप मेजर करेंगे तो उसके मेजरमेंट को आप NU के पद में व्यक्त करेंगे। बिना यूनिट के कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती है। तो जब भी आप कोई फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट बताएंगे, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आपने कितना चीनी खरीदा, आपने कहा 5, तो क्या 5 दाने खरीदे चीनी के? आप कहेंगे सर मजाक कर रहे हैं आप, 5 किलो चीनी खरीदा है हमने। तो ये 5 किलो पूरा बोलना पड़ेगा आपको। 5 किलो क्या हुआ, मास का मेजरमेंट हुआ, द्रव्यमान का माप हुआ। द्रव्यमान एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको मापा जा सकता है और उसके माप को, उसके मेजरमेंट को हम कैसे व्यक्त करते हैं, NU। ये न्यूमेरिक वैल्यू और ये यूनिट। इसी तरह मान लीजिए स्पीड कोई है 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड या 5 न्यूटन का फोर्स। तो ये न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट मिला करके कोई मेजरमेंट हम एक्सप्रेस करते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और सीखते हैं। मान लीजिए कि एक रॉड है और उस रॉड को हमने कहा किसी व्यक्ति को कि इसको मेजर करो। उसके मेजरमेंट के लिए उसको हमने एक टेप पकड़ा दिया और उस टेप में जो कैलिब्रेशन हुआ है, कैलिब्रेशन कहते हैं जो निशान लगाने को हम कैलिब्रेशन कहते हैं, तो उस टेप को कैलिब्रेट किया गया है किस यूनिट में, सेंटीमीटर में। उस आदमी ने उस रॉड को मेजर किया और सेंटीमीटर में, चूंकि उस पर कैलिबर निशान लगे हुए हैं सेंटीमीटर में, तो उसको मान लीजिए रॉड की लंबाई मिली 200 सेंटीमीटर। यानी रॉड की लंबाई उसको पता चल गई उस टेप से 200 सेंटीमीटर। अब हमने एक दूसरे आदमी को एक दूसरा टेप दिया और उसी रॉड को मेजर करने के लिए कहा। अब की बार जो टेप दिया गया वो टेप का कैलिब्रेशन किया गया मीटर में। यानी उसका यूनिट क्या है, मीटर है। निशान जो लगे वो मीटर में लगे हुए हैं। तो अब जो उसकी मेजरमेंट आएगी रॉड की, तो वो उस व्यक्ति को तो पता नहीं कि पहले वाले व्यक्ति ने कितना मेजर किया था। उसने अपने हिसाब से मेजर किया और उसकी मेजरमेंट आई 2 मीटर। देखिए आप तो कहेंगे कि सर 2 ही मीटर आएगा, 3 मीटर थोड़ी ना आएगा, क्योंकि आपको पता है कि पहले मेजरमेंट आ चुकी है कितनी, 200 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है तो 200 सेंटीमीटर का 2 मीटर होगा। लेकिन उस आदमी को थोड़ी ना पता है कि पहले का मेजरमेंट 200 सेंटीमीटर आया हुआ है। उसने तो इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से अपना मेजरमेंट बताया 2 मीटर।
अब बताइए कि दो मेजरमेंट्स हैं, किसकी? लंबाई की। किसके लंबाई की? रॉड के लंबाई की। कितनी रॉड की लंबाई की? एक रॉड की लंबाई की। तो एक ही रॉड की क्या दो लंबाइयां हो सकती हैं? जवाब है नहीं। जब रॉड वही है तो उसकी लंबाई तो कांस्टेंट है, चाहे आप 100 बार मेजर करिए और 100 यूनिट्स के साथ मेजर करिए। तो जवाब हुआ कि मेजरमेंट तो एक ही आएगी। एक ही आएगी से मतलब क्या हुआ कि यहां पे साइन लग जाएगा इक्वल टू का। तो 200 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 मीटर, जो कि हमको पहले से भी पता था। तो शायद इसी तरह से सेंटीमीटर और मीटर को रिलेट भी किया गया होगा। सबसे पहली बार किसी वस्तु को मेजर किया गया हो, उसकी लंबाई को मेजर किया गया होगा और इस तरह से निकाला होगा कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर हो रहा है। लेकिन इससे कॉन्सेप्ट यह बना, अब देखिए जब भी हम लोग कोई फैक्ट, कोई कॉन्सेप्ट लिखेंगे बिना हेडिंग के, तो हम लोग एक स्टार लगा दिया करेंगे, जिससे वो कॉन्सेप्ट हाईलाइटेड हो जाएगा। यानी रिवीजन करते टाइम हम लोग ध्यान रहेगा कि एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो स्टार लगा के हम क्या लिखने जा रहे हैं कि मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसको हम डिफरेंट यूनिट्स के साथ मेजर करते हैं। मान लीजिए उसको हम मेजर करते हैं U1 यूनिट के साथ, और फिर से उसको मेजर करते हैं U2 यूनिट के साथ, फिर से उसको मेजर करते हैं U3 यूनिट के साथ। इस यूनिट के साथ न्यूमेरिक वैल्यू आता है N1, यानी मेजरमेंट क्या हो गया? N1 U1। इस यूनिट के साथ, U2 यूनिट के साथ, जैसे यहां U2 क्या है? मीटर। U1 क्या है? सेंटीमीटर। N1 क्या है? 200। उसी तरह यहां पर न्यूमेरिक वैल्यू आई N2, अगर इससे रिलेट करें तो N2 का वैल्यू क्या है? 2। और U3 कोई अदर यूनिट है और उसके करेस्पॉन्डिंग, उसके संगत जो न्यूमेरिक वैल्यू आई वो N3 आई। अब आप बताइए इन तीनों में क्या रिलेशन होगा? चूंकि एक ही फिजिकल क्वांटिटी के ये तीनों मेजरमेंट्स हैं, तो ये तीनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ये एक हमारे लिए छोटा सा कॉन्सेप्ट हो गया। N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 इज इक्वल टू N3 U3 इज इक्वल टू N4 U4 एंड सो ऑन। और इसी तरह से कितनी बार भी हम लिख सकते हैं। तो चाहे हम कितनी बार भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करें और कितने भी अलग अलग यूनिट्स के साथ मेजर करें, मेजरमेंट हर बार क्या आएगी? सेम आएगी। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं और अब हम जानेंगे कि कोई फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार की होती है, कितने तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, ये जानेंगे। तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी आपने जाना है अभी तक कि फिजिकल क्वांटिटी कोई भी ऐसी क्वांटिटी को कहते हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं। उसके मेजरमेंट को, उसके माप को हम NU के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, जहां N न्यूमेरिक वैल्यू है, U उस न्यूमेरिक वैल्यू के करेस्पॉन्डिंग फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है। अब फिजिकल क्वांटिटी देखिए कितने तरह की होती है। तो फिजिकल क्वांटिटी 3 तरह की होती है। पहला स्केलर, दूसरा है वेक्टर और तीसरा प्रकार है इसका टेंसर। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी और टेंसर क्वांटिटी। पहले ही मैं आपको बता दूं कि टेंसर क्वांटिटी सिलेबस में नहीं है, नॉट इन सिलेबस। लेकिन आपको टेंसर क्वांटिटी भी मैं बताऊंगा, इसलिए बताऊंगा कि अभी तो आप शुरुआत कर रहे हैं, अभी पढ़ाई की शुरुआत कर रहे हैं 11th क्लास की। ये 11th और 12th में कहीं भी नहीं आना है टेंसर क्वांटिटी। इवन जैसे मैंने बीटेक किया है, 4 साल के बीटेक में भी हमने टेंसर क्वांटिटी नहीं पढ़ा है।
पोस्ट ग्रेजुएशन में जब पीजी में एमटेक या एमएस करता, यदि आप या कोई स्टूडेंट यदि एमएससी करे किसी यूनिवर्सिटी में, तब उसको ये पढ़ना है। तो 11th 12th में तो प्रश्न ही नहीं है। लेकिन इसलिए जानेंगे कि कोई आपसे पूछ के आपका कॉन्फिडेंस डाउन करने के लिए, आपको निराश करने के लिए या पूछ सकता है कि भाई टेंसर क्वांटिटी, बीसी सर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं और तुमको टेंसर क्वांटिटी नहीं आता है, टेंसर क्या होता है बताओ टेंसर। तो आप लाख उसको कहेंगे कि सिलेबस में नहीं है, नहीं पढ़ना है, तो वो कहेगा कि तुमको नहीं आता है, तो कह रहे हो कि सिलेबस में नहीं। तो अभी के लिए आप जानेंगे, इसको भी जान लेंगे हम लोग, लेकिन आज ही जानेंगे और आज ही इसको छोड़ भी देंगे, पर्दे के पीछे चला जाएगा, हमारे साथ रह जाएगा ये स्केलर और वेक्टर। अब एक एक करके हम लोग जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, अदिश राशि। लेकिन देखिए, इसकी हिंदी से यदि आप इसका डेफिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेशन गलत हो जाएगा। अ माने नहीं, दिश माने दिशा, जिसमें दिशा नहीं है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। यह डेफिनेशन क्लास 10th तक कारगर थी, लेकिन अब क्लास 11th में आपको इसको एक बड़े रूप में समझना होगा, स्केलर क्वांटिटी को। स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं, कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं? तो कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका सम, जिसका जोड़ हम सीधे सीधे कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि चीनी खरीद के ले आओ 5 किलो, आप ले आए। फिर मैंने कहा जाओ 4 किलो और चीनी खरीद के ले आओ, आप 4 किलो और चीनी खरीद के ले आए। मैंने कहा कुल कितना चीनी खरीदा आपने, तो आप तुरंत बता देंगे 9 किलो। और वापस से मैंने प्रैक्टिकल किया। प्रैक्टिकल कैसे किया और क्यों किया? तो देखिए, कितने तरह की परीक्षाएं होती हैं, यदि मैं आपसे पूछूं तो आप जवाब देंगे सर 2 तरह की। कौन कौन सी? थियरी और प्रैक्टिकल। अगर कोई सोच रहा है कि सर वाइवा क्या होता है, यानी मौखिक जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वो भी तो थियरी होता है, वो भी तो सिद्धांती होते हैं। चाहे लिख के बताइए और चाहे बोल के बताइए, बताएंगे तो आप सिद्धांत। लेकिन प्रैक्टिकल क्या होता है, करके दिखाइए। अब आप ये बताइए कि प्रैक्टिकल करके, यानी प्रैक्टिकल करने के बाद जो रिजल्ट आया उसके आधार पे थियरी बनाई गई, या थियरी जो लिखी गई है उसके आधार पे प्रैक्टिकल किया गया? तो जवाब है कि प्रैक्टिकल करने के बाद जो रिजल्ट आया उसी के अकॉर्डिंग थियरी लिखी गई, और वही हमको किताबों में पढ़ाई जाती है। ऐसा नहीं कंफ्यूजन होगा किसी को, आप में से कोई ऐसा नहीं है जिसको ऐसा कोई कंफ्यूजन हो कि हम किताब में जो पढ़ते हैं थियरी, उसके आधार पर हम प्रैक्टिकल करते हैं। वो तो स्कूल में इसलिए करते हैं ताकि हमको दिखाया जाता है कि देखो ऐसा सच में होता है, प्रैक्टिकल करके देख लो ऐसा सच में होता है। लेकिन हकीकत यह है कि पहले प्रैक्टिकल किया गया और उसी के रिजल्ट के अकॉर्डिंग थियरी लिखी गई। तो अब मैं आपसे कहूं कि थियोरेटिकल आंसर, यानी सैद्धांतिक आंसर किसी प्रश्न का पक्का सही होगा या प्रैक्टिकल आंसर पक्का सही होगा किसी प्रश्न का? एक ही प्रश्न है। जैसे मैं कहूं कि इस पेन को मैंने 3 मीटर ऊंचाई से छोड़ दिया, कितनी देर में जमीन से टकराएगा? तो एक तरीका
आपको पता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला इक्वेशन जो 10th क्लास में आप अप्लाई करते थे, 11th क्लास में तब उसको बहुत डिटेल में पढ़ना है, जीरो से बिल्कुल। तो एक तरीका तो यह होगा, इसको कहते हैं थियोरेटिकल मेथड, जो कॉपी पेन पे आप कर देंगे। दूसरा तरीका हुआ कि आप स्टॉप वॉच लेंगे। स्टॉप वॉच होता है जैसे ही आप ऑन करेंगे घड़ी चालू हो जाएगी, जैसे ही दबाएंगे घड़ी बंद हो जाएगी। तो मान लीजिए बिल्कुल ऑटोमेटेड, मतलब आपको ये करना भी नहीं है, ऑटोमेटिक है। जैसे ही ये गिरा घड़ी चालू और नीचे टकराया घड़ी बंद। ये प्रैक्टिकल हुआ और उसमें टाइम नोट हो गया। कौन सा आंसर पक्का सही होगा? तो सही जवाब है कि प्रैक्टिकल वाला आंसर पक्का सही होगा। इसलिए प्रैक्टिकल वाला आंसर पक्का सही होगा क्योंकि प्रैक्टिकल के ही आधार पे तो थियरी बनी है। आप जो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कर रहे हैं और जिसको आप कह रहे हैं कि उससे भी रिजल्ट पक्का सही आएगा, बिल्कुल सही आएगा। लेकिन यदि किसी ने एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी क्यूब कर दिया तो गलत आएगा। तो आप कहें गलत थियरी लगाएगा तो गलत ही आएगा। नहीं, कैसे पता चला कि एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला ही थियरी सही है, वही इक्वेशन सही है? क्योंकि वह इक्वेशन प्रैक्टिकल से मैच करता है, उसका रिजल्ट प्रैक्टिकल के समान आता है। एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से यदि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो जो आंसर आएगा यहां प्रैक्टिकल आंसर से वो बिल्कुल मेल खाएगा, एग्जैक्टली मेल खाएगा। अब तक जो मैंने बताया आपको प्रैक्टिकल और थियरी के बारे में, उसका निष्कर्ष यह है कि कोई भी थियोरेटिकल आंसर तभी सही माना जाएगा जब वो आंसर प्रैक्टिकल आंसर से मेल खाए, जब वो प्रैक्टिकल आंसर से मैच करे। कोई भी थियोरेटिकल आंसर किसी प्रश्न का तभी सही माना जाएगा जब वो आंसर प्रैक्टिकल आंसर से मेल खाए, मैच करे। तो आपने चीनी खरीदा, एक बार 5 किलो, एक बार 4 किलो, कुल कितना चीनी खरीदा? 9 किलो आपने बोल दिया। मैंने प्रैक्टिकल करके देखा, मैंने तराजू पे एक बार 5 किलो रखा, फिर 4 किलो रखा, और मैंने देखा कि दूसरी तरफ मुझे 9 किलो का बाट रखना पड़ता है। यानी मुझे दिखा कह रहे तो 9 किलो है टोटल चीनी, तो 9 किलो है। इसका मतलब प्रैक्टिकल से भी टोटल चीनी का जो टोटल द्रव्यमान है, कुल मास जो चीनी का है वो 9 किलो आ रहा है। और आपने जोड़ा, कैसे जोड़ा? तो 4 उंगलियां निकाली, 5 उंगलियां निकाली और काउंट कर दिया एक साथ, जैसे जोड़ आपको सिखाया गया है शुरू से अब तक, उस तरीके से आपने जोड़ दिया, आपका आंसर मेल खा गया, मैच कर गया। अब आप यह सोच रहे होंगे कि सर आप जोड़ पे इतना इंफेसिस, इतना जोर क्यों दे रहे हो? जोड़ तो हमको बहुत अच्छे से आता है, जोड़ तो हमको बहुत पहले सिखा दिया गया था, पहली दूसरी क्लास में ही हम जोड़ के मास्टर हो गए थे, और आज 11वीं क्लास में आप जोड़ पे इतना जोर दे रहे हैं, सम पे, एडिशन पे। तो इसलिए दे रहा हूं कि बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको जोड़ना आपको अभी नहीं आता है। बहुत सारी से मेरा तात्पर्य है कि लगभग उतनी ही जितनी को आप जोड़ सकते हैं, लगभग उतनी ही ऐसी क्वांटिटीज है जिनको आप नहीं जोड़ सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं कहूं कि मान लीजिए कि किसी वस्तु के ऊपर एक आदमी ने 5 न्यूटन का बल लगाया, इधर से ऐसे बल लगाया। आगे हम लोग बहुत विस्तार से पढ़ेंगे इस तीर का क्या मतलब है, लेकिन फिलहाल बस दिशा के लिए मैं यहां ऐसे बना दे रहा हूं एरो। 5 न्यूटन का बल लगाया और एक और आदमी आया, उसने 4 न्यूटन का बल लगाया। मैंने कहा दोनों ने मिलकर कुल कितना बल लगाया? तो कुल मने टोटल, टोटल मने सम, कुल मने टोटल, टोटल मने सम, सम मने एडिशन, मने जोड़। तो कुल कितना बल लगाया? आप कहेंगे सर 9 न्यूटन का बल लगाया। अब मैं आपको यदि कहूं कि उसी ब्लॉक पर एक आदमी ने इधर से 5 न्यूटन का बल लगाया और दूसरे आदमी ने इधर से
4 न्यूटन का बल लगाया। बताओ दोनों ने मिलके कुल कितना बल लगाया? कुल माने टोटल, टोटल माने सम, सम माने एडिशन, एडिशन माने जोड़, यानी आपको जोड़ना है। कुल कितना बल लगाया? आप कहेंगे सर जोड़ना कहां है, तो घटाना है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लगाया है। अरे भले अपोजिट डायरेक्शन में लगाया है, लेकिन प्रश्न क्या है कि कुल कितना बल लगाया? टोटल, यानी आपको अभी भी जोड़ना ही है। और आप जिसको घटाना समझ रहे हैं, दरअसल वो जोड़ रहे हैं आप। और आपका जवाब सही है। आप कह रहे हैं कि कुल 1 न्यूटन का बल लगा है इस दिशा में, क्योंकि इधर से 5 न्यूटन, इधर 4 न्यूटन, तो नेट फोर्स इधर लगा। नेट माने भी टोटल, टोटल माने सम। नेट का मतलब भी होता है सम। तो नेट कितना बल लगा? 1 न्यूटन का बल लगा। अब देखिए, यदि मैं कहूं कि एक आदमी ने इधर से 5 न्यूटन का बल लगाया और एक दूसरे आदमी ने इधर से 4 न्यूटन का बल लगाया, दोनों ने मिलकर कुल कितना बल लगाया? यानी 2 बलों को जोड़ना है। यहां भी 2 बलों को जोड़ना था, आपने बिल्कुल सही सही जोड़ दिया 9 न्यूटन। यहां भी 2 बलों को जोड़ना है, आपने बिल्कुल सही सही जोड़ दिया, क्योंकि आपने कुल बल का आंसर 1 न्यूटन बता दिया। तो यहां आ गया 1 न्यूटन, सही जवाब। लेकिन यहां मैं पूछूं कुल कितना बल लगाया, तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। यानी 10th तक की पढ़ाई के आधार पे आप जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन जैसे ही आप मेरे साथ 2-3 लेक्चर्स पढ़ लेंगे, आज के बाद 2 लेक्चर और, तो तीसरे लेक्चर में आप मास्टर हो चुके होंगे और आप इसका सही जवाब देंगे कि दोनों ने मिलकर √41 न्यूटन बल लगाया। अब ये √41 न्यूटन कहां से आ रहा है? तो ये इसलिए इन 2 बलों को हम नहीं जोड़ पा रहे हैं, क्योंकि ये बल जो क्वांटिटी है, यानी फोर्स जो फिजिकल क्वांटिटी है, ये सीधे सीधे जोड़ी नहीं जा सकती है। ये चीनी के द्रव्यमान की तरह नहीं जुड़ेगा बल। यानी बल को जोड़ने का तरीका और द्रव्यमान को जोड़ने का तरीका क्या है? अलग अलग है। और जोड़ के इन तरीकों के आधार पर ही फिजिकल क्वांटिटी को 3 वर्गों में बांटा गया है। तो आपको अब ये डेफिनेशन बताई जा सकती है कि स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं। तो अभी आपके सामने मैंने 2 उदाहरण रखे थे, एक चीनी का द्रव्यमान और एक बल। इन दोनों में से किसको हम सीधे सीधे जोड़ दें तो जवाब प्रैक्टिकल जवाब से मेल खा जाता है, तो आप कहेंगे सर द्रव्यमान। यानी मास ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको यदि हम सीधे सीधे से मेरा तात्पर्य है जो अब तक आपने पढ़ा है, सिंपल सम और थोड़ा साइंटिफिक लैंग्वेज में बोले तो एल्जेब्रिक सम। तो स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन हुई अ फिजिकल क्वांटिटी which can be added simply or algebraically is called scalar quantity. Is called स्केलर क्वांटिटी। वह फिजिकल क्वांटिटी जिसको सीधे सीधे जोड़ा जा सकता है, एल्जेब्रिक सम जिसका किया। अब तक जो आपने सम करने का क्लास 10th तक जब भी आपने सम किया है, आपने उसी को जो भी आपने अब तक जोड़ का तरीका पढ़ा है, उस तरीके को हम कहते हैं क्या? एल्जेब्रिक मेथड। सम करने का एल्जेब्रिक मेथड, या सीधे बोले तो एल्जेब्रिक सम। तो आप एल्जेब्रिक सम जानते हैं। तो
तो कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम सीधे सीधे जोड़ सकते हैं और सीधे सीधे जोड़ने पर जवाब प्रैक्टिकल से मेल खा जाएगा, उसको हम कहेंगे क्या? स्केलर क्वांटिटी। साथ में अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये जो हमको बताया गया था कि वह क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता है उसको हम अदिश राशि कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, वो क्या था? तो देखिए, मैग्नीट्यूड तो सबके पास होता है। मैग्नीट्यूड की हिंदी होती है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड की हिंदी होती है परिमाण। तो मैग्नीट्यूड तो सबके पास है। सबके से मेरा मतलब है हर एक फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड है, क्योंकि जो आप मापते हैं, जिसको आप मेजर करते हैं, वो मेजरमेंट मैग्नीट्यूड ही तो है। मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड है मेजरमेंट। जो आप मापते हैं वही माप ही मैग्नीट्यूड है। तो ये कहने की जरूरत ही नहीं है कि स्केलर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड तो हर फिजिकल क्वांटिटी के पास होता है। तो हम स्केलर के लिए अलग से क्यों बोलेंगे कि उसके पास मैग्नीट्यूड होता है? वो तो वेक्टर के पास भी होता है, वो तो टेंसर के पास भी होता है। तो मैग्नीट्यूड तो होता ही है, तभी तो हम मेजर करते हैं। जिसको मेजर करते हैं उसी को तो फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो यदि वो फिजिकल क्वांटिटी है तब ना वो स्केलर या वेक्टर या टेंसर है। तो मेजरमेंट तो हर फिजिकल क्वांटिटी का होता है, तो मैग्नीट्यूड तो सबके पास है। अब दूसरी बात डायरेक्शन वाली। तो देखिए, कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके पास डायरेक्शन होते हुए भी वो स्केलर है, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट। और क्यों है वो स्केलर? क्योंकि उसको कैसे जोड़ा जा सकता है? सीधे सीधे। सो दिस इज कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ स्केलर क्वांटिटी। यहां मैं लिख देता हूं, a scalar quantity may have डायरेक्शन, यानी इसके पास दिशा हो भी सकती है, वैसे नहीं ही होती है। ज्यादातर फिजिकल क्वांटिटीज जो हमारे सामने आएंगी उनके पास दिशा नहीं होगी यदि वो स्केलर है तो। लेकिन फिजिक्स में कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, केमिस्ट्री के जैसा इसमें एक्सेप्शन नहीं होता है। तो इसलिए हम ये तो कह ही नहीं सकते कि यदि उसके पास दिशा नहीं है तो वो स्केलर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट के पास तो दिशा है, बावजूद इसके वो स्केलर है। तो स्केलर क्वांटिटी में हैव डायरेक्शन लाइक इलेक्ट्रिक करंट, यानी उसके पास दिशा हो भी सकती है। उदाहरण के लिए लाइक माने जैसे, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट माने विद्युत धारा। अब जरा समझते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्यों स्केलर है। तो मैंने आपको बताया कि भाई ये स्केलर क्यों, कोई भी क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी स्केलर क्यों है, तो उसका एक ही जवाब होगा, क्योंकि उसको हम सीधे सीधे जोड़ सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जरा समझ लेते हैं। मान लीजिए ये एक तार है, इधर से इसमें करंट आई। आपने 10th क्लास में करंट का एसआई यूनिट पढ़ रखा है, एम्पियर। एम्पियर माने कूलम प्रति सेकंड, कूलम पर सेकंड। यानी इधर से मान लीजिए 5 कूलम का चार्ज आया 1 सेकंड में, तो कहेंगे इसको 5 एम्पियर की करंट आ रही है। इधर से मान लीजिए करंट आ रही है 4 एम्पियर की। अब मैं आपसे पूछूं कि इधर कुल कितनी करंट गई, या इधर से दोनों तरफ से कुल कितनी करंट गई है, दोनों तारों में कुल कितनी करंट गई है। तो दोनों तारों में कुल जितनी करंट गई है वो सारी करंट तो इधर जाएगी इस तार में।
तो क्या आप इसके बारे में सोचना पड़ेगा आपको कि यहां कितना एंगल बन रहा है? बिल्कुल नहीं सोचना पड़ेगा। आप तुरंत जवाब देंगे कि सर 9 एम्पियर का करंट इधर जाएगा, और यह जवाब बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब है आपने कैसे पाया ये 9 एम्पियर? तो आपने 5 एम्पियर और 4 एम्पियर को सीधे सीधे ऐड कर दिया, जवाब आ गया 9 एम्पियर। और हमने ऐसा किया भी, यहां एमीटर लगा के, एमीटर एक डिवाइस है, अगर प्रैक्टिकल करना है तो एमीटर लगाएंगे, एमीटर से करंट मेजर करते हैं, एमीटर लगा के हमने चेक किया और जवाब बिल्कुल सही था 9 एम्पियर। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक करंट को हम सीधे सीधे जोड़ सकते हैं, जबकि यहां पे यदि फोर्स होता, ये 5 न्यूटन का और इधर से 4 न्यूटन का फोर्स लगता किसी पार्टिकल के ऊपर, और आपसे पूछा जाता कि इस पार्टिकल के ऊपर, इस कण के ऊपर कुल कितना बल लग रहा है, तो इसका जवाब देने के लिए आपको ये एंगल मालूम होना चाहिए, जिसके बारे में आप अगली क्लास में जानेंगे। क्योंकि जो फोर्स है ये सीधे सीधे जुड़ नहीं सकता है। कुल कितना? 9 न्यूटन तो जवाब आएगा ही नहीं, कुछ और ही आएगा, और वो डिपेंड करेगा कि इसके बीच का एंगल क्या है। अब इस तरह से स्केलर क्वांटिटी के बारे में पूरा ज्ञान आपको हो गया। एक ही ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हमारे सिलेबस में है जिसके पास डायरेक्शन होते हुए भी वो क्या है? स्केलर है, और वो है इलेक्ट्रिक करंट। तो डेफिनेशन भी आपको ऐसे सीखना है, और इस बात को भी ध्यान रखना है कि स्केलर क्वांटिटी के पास दिशा हो भी सकती है, और दिशा होने के बाद भी कोई फिजिकल क्वांटिटी स्केलर इसलिए हो सकती है क्योंकि उसको हम सीधे सीधे जोड़ें तो जवाब प्रैक्टिकल से मेल खा जाता है। मैग्नीट्यूड कहने की जरूरत नहीं है कि स्केलर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड होता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड हर फिजिकल क्वांटिटी के पास होता है, चाहे वो स्केलर हो चाहे वो वेक्टर हो। अब हम लोग जानेंगे वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कि वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं? हिंदी इसकी होती है सदिश राशि। अब वेक्टर क्वांटिटी के बारे में हम जानेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास को मैं यहीं रोकता हूं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आज की क्लास का आपने भरपूर आनंद लिया होगा और खूब मन लगा के आप इसको वीडियो को देख रहे होंगे, वीडियो लेक्चर को। अच्छे से नोट्स बनाइए, जो शुरुआत में मैंने बातें बताई कॉपी वगैरह के संबंध में, उसका विशेष ख्याल रखिए। नोट्स जरूर बनाइए, कॉपी में खुद से जरूर लिखिए, और आज जितनी बातें बनाई गई इस क्लास में, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखते हुए आप अगली क्लास को अटेंड करें। तो मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।